Hello my dear family, how are you doing? I hope you are doing great. Well, this is me Sivanand and I most welcome back on my YouTube channel. So guys, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है प्रतिरोधकता। आज हम प्रतिरोधकता के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रतिरोध का यूज हमें क्यों करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिरोध का प्रयोग क्यों करें। आखिर में हम हर जगह प्रतिरोध लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं प्रतिरोध, उसका क्या यूज है। और हमने पिछले वीडियो में प्रतिरोध के बारे में बहुत बढ़िया से बता दिया था, ओम्स लॉ के द्वारा उसको लाया था कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, उसका नोटेशन किस प्रकार से किया जाता है एंड ऑल। ठीक है, तो इस वीडियो में देख रहे हैं हम। चलिए लिखते हैं कि प्रतिरोध जो होता है इसको हम दिखाने के लिए एक हम थोड़ा सा छोटा सा सर्किट बना रहे हैं। सर्किट दैट मीन्स परिपथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम बल्ब लगा दिए और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सर्किट बना दे रहे हैं। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है सर्किट। और यहाँ पर क्या है, आपका एक ठो स्विच लगा दे रहे हैं और साथ साथ में इधर एक बैटरी है और यहाँ एक मैं अमीटर लगा दे रहा हूँ। तो ये हमारा छोटा सा सर्किट है। और एक आग सर्किट जो है यहाँ पर मैं और पुट ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक और बल्ब लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा सर्किट इस प्रकार से बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, अगर इधर देखते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, धारा हमेशा पॉजिटिव की तरफ बहती है यानी आई। लेट्स कंसीडर कि 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का सेल है जो, और यहाँ से क्या हो रही है, हमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का जो वैल्यू है, आई का मान है वो कितना है, 1 एम्पियर है। अब मान लेते हैं इस जो बल्ब लगा है इसको चाहिए 0.5 एम्पियर और इस बल्ब को भी चाहिए 0.5 एम्पियर। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो धारा मिल रहा है या धारा हमको प्रवाहित किया जा रहा है कितने एम्पियर का है, 1 एम्पियर का है। तो वहाँ पर धारा का मान अधिक है, जबकि जो हमारा यंत्र है, जो हमारा डिवाइस लगा हुआ है, जो कि एक बल्ब है, उसको चाहिए हमारा 0.5 एम्पियर धारा। ठीक है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमें यहाँ पर एक पुट ऑन करना पड़ता है। क्या पुट ऑन करना पड़ता है, प्रतिरोध। ठीक है, तो एक ऐसे वैल्यू का प्रतिरोध हम पुट ऑन करेंगे जो 1 एम्पियर धारा को क्या कर दे, आधा एम्पियर धारा उसको बना दे, यानी 0.5 एम्पियर धारा उसको बना दे और यहाँ पर बल्ब तक पहुँचाए और बल्ब सफलतापूर्वक जल जाए। ठीक है, अगर क्या होता है आपके घरों में कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, इसका यही रीजन है कि इसको जितना धारा उसको चाहिए कहीं उससे ज़्यादा मिल जाता है, तो जिसके कारण से वो क्या हो जाता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, दैट्स फाइन। तो ये है यूज इसका कि धारा को नियंत्रित करने के लिए, धारा को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रतिरोध लगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं प्रतिरोध हर एक व्यक्ति में होता है, हर एक वस्तु में होता है। जैसे हम लोग में भी प्रतिरोध है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ काम करने का मन होता है लेकिन फिर भी नहीं करते, तो हमारा मन हमारे लिए क्या है, हमारा प्रतिरोध का काम करता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के ही बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, यानी प्रतिरोध का निर्भरता। तो इसको करते हैं इरेज और प्रतिरोध का निर्भरता को देखते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रतिरोधकता टॉपिक होने वाला है यहीं से निकल के आएगा। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिरोध का निर्भरता। ठीक है ना, यानी अगर कोई चालक तार है और उसमें उसका जो प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नंबर 1 होता है चालक तार की लंबाई पर, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लंबाई पर। तो लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करेगा, बात को ध्यान से देखना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास समान मोटाई के क्या हैं, 2 तार हैं, लेकिन लंबाई क्या है, दोनों की अलग अलग है। मोटाई क्या है, समान है, लेकिन लंबाई क्या है, अलग अलग है। तो आपको पता होगा कि इसमें अगर लंबाई ज़्यादा है तो इसमें आयनों की संख्या ज़्यादा होगी। जब आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें प्रतिरोध की मात्रा भी ज़्यादा होगी। जहाँ पर जैसे आप कंसीडर करिए अपने डेली लाइफ से कि जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है वहाँ रुकावट बाधा ज़्यादा होती है। तो इसमें जो लंबाई ज़्यादा तार यानी इस तार की जो लेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस होगा, रुकावट जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब जहाँ पर ज़्यादा प्रतिरोध होता है वहाँ पर धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ से हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो तार है या जो भी धातु का तार है उसकी जो लंबाई होगी, यानी लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं, लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ऐसा कह सकते हैं। इसको अगर हम दिखाएं न्यूमेरिकली तो कैसे दिखा सकते हैं कि जो R होगा प्रोपोर्शनल होगा L के, और इसको कंसीडर कर ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट जो होगा वो तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिपेंड करेगा, ठीक है ना, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दैट मीन्स मोटाई, ठीक है। यानी अगर एक तार को हम देखते हैं इधर, और इस तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो ए वाला पार्ट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो इसको ध्यान दीजिए, अगर इस मार्कर के इसको स्लाइड को काटते हैं तो इधर का जो एरिया होगा एक सर्किल के रूप में फॉर्म होगा, और उसी का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई और इसी के कंपैरिजन में एक और हम वायर लेंगे जिसकी जो लेंथ होगा वो तो सेम होगा, लेकिन इसका जो विड्थ होगा यानी जो इसकी मोटाई होगी वो क्या होगी, कुछ ज़्यादा होगी, यानी डिफरेंस होगा दोनों में, ठीक है। सिंपली कह सकते हैं कि दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसका जो ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला है, तो इसमें क्या होगा, अंतर होगा। तो दोनों में यहाँ से अंतर होने का मतलब क्या हुआ, आप सिंपल सी बात रखिए कि एक छोटा सा रूम है, एक क्या है, थोड़ा सा बड़ा रूम है, ठीक है। तो छोटा और बड़ा रूम में कुछ लोग यहाँ पर हैं, जितने आयन यहाँ पे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बात करें तो जितने आयन यहाँ पर हैं उतने आयन यहाँ पे रहेंगे। तो क्या होगा, जो बड़ा वाला जो छोटा वाला रूम होगा वहाँ पर लोग पास में रहेंगे, यानी वहाँ पर रुकावट ज़्यादा होंगी, और उतना ही लोग इस बड़े वाले रूम में रहेंगे तो क्या होगी, रुकावट वहाँ पर कम हो जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहना चाहें तो यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके, एरिया के, यानी R यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, यानी दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अरे क्योंकि ज़्यादा चौड़ा हो गया तो उतना ही लोग इसमें दूर रहेंगे, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, यानी रुकावट ज़्यादा बाधा पैदा नहीं करेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे आप सिंपल भाषा में रोड की देख ले कि रोड एक ही रोड होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो वहाँ पर गाड़ी आपको धीरे चलाना पड़ता है। और क्या होती है, अगर उसी रोड पर 2-4 बाइक चलती है, मतलब रोड पर कम लोग होते हैं तो आप बाइक तेज़ी से चला लेते हो, यानी इसी प्रकार से यहाँ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। और इसका समानुपाती का मतलब क्या होगा, अगर लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। अब जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर धारा की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि इधर R समानुपाती L है, R समानुपाती अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, किसके, एरिया के। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि R जो होगा वो समानुपाती होगा L अपान A के, ठीक है। R समानुपाती हो जाएगा किसके, L अपान A के, क्योंकि ऊपर L है या नीचे क्या है, A है, सिंपल भाषा में। और आप जानते हो, क्या जानते हो, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं लिखने के लिए, कि जब भी हमको समानुपाती का चिन्ह दिया रहता है या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा रहता है तो उसको हटाना होता है,
क्या हटाना होता है, इस चिन्ह को हटाते कैसे, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। जिस तरह से हमने V समानुपाती I लिखा था, वहां पे R जो रेजिस्टेंस होता है, R को एक कांस्टेंट मानकर उसको हटाया था उस चिन्ह को, ठीक है। तो इसको भी हटाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो R है वो बराबर हो जाएगा और यहाँ एक कांस्टेंट लग जाएगा L/A हो जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो, यानी इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में रो और इंग्लिश में RHO, ठीक है ना। तो ये रो हो गया, और रो जो है एक ग्रीक लेटर है, ठीक है ना, ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है जिसका प्रयोग कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी जो यह रो है, इसी रो को ही हम बोलते हैं प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। और एक लैंग्वेज में हम इसे और भी कह सकते हैं, जिसे कहा जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना, स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता कह सकते हैं, इंग्लिश में कहें तो रेजिस्टिविटी कह सकते हैं, इसी को कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व आउट करेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें केवल और केवल विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की मान चाहिए, तो इसको हमको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर रो की वैल्यू लिखे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L। तो A मिल गया हमें प्रतिरोधकता की वैल्यू, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन और ये हो गया वैल्यू। अब थोड़ी सी हम इसकी यूनिट की बात करेंगे कि इसकी इकाई क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो मात्रक की बात किया जाए तो आप जानते हैं R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और A मतलब क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और नीचे क्या है, L है, L मतलब लेंथ, और लंबाई का मात्रक भी होता है मीटर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, इससे एक ठो कट जाएगा, तो इधर क्या बचा आपका, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर बचेगा, ओम प्रति मीटर नहीं बचेगा, क्या बचेगा इधर, ओम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक आपने जाना कि ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि जो प्रतिरोध की निर्भरता होती है किस पे होती है, लंबाई पर। लंबाई यानी लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, ठीक है ना, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उस चालक तार के लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उस तार की प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी उसमें धारा की वैल्यू कम हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली इसको फील करना चाहें तो आप एक छोटा सा वायर लीजिए, उससे एक जो छोटा बल्ब होता है डीसी करंट से जलता है उसको जला के देखिए, और तो तेज जलेगा। अभी बहुत बड़ा सा तार ले लीजिए और उसी से क्या करिए, एक सेल से उसको जलाइए, तो क्या होगा, वहां पर बहुत ही ज्यादा डिम जलेगा, ठीक है। तो उस तरह हो गया। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है किसी चालक तार का प्रतिरोध। तो चालक तार का प्रतिरोध अगर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है तो कैसे करता है, मैंने बताया कि जो इसका R होता है, R दैट मीन्स रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व आउट करके मैंने रो बराबर क्या निकाल लिया, R इंटू A/L, ठीक है ना, जहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, या इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसके बाद हमने इसके यूनिट के बारे में डिस्कशन किया कि R का जो होता है ओम होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर इसका हो जाएगा यूनिट, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे। तीसरे पॉइंट का मतलब कि जो किसी चालक तार का प्रतिरोध होता है वो किन्हीं 2 पॉइंटों पर निर्भर कर रहा है, अभी तक लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। अब पदार्थ की प्रकृति पर कैसे, किस प्रकार से निर्भर होता है उसको समझते हैं हम। तो पदार्थ की प्रकृति मतलब आपके पास वायर है जो कि चालक तार है,
हो सकता है कि चालक तार आपके पास तांबे का हो, एल्यूमिनियम का हो, चांदी का हो, ठीक है ना, क्योंकि चांदी का जो होता है सबसे बढ़िया कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक का सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है चांदी, सुचालक जिसको बोला जाता है। तो चांदी का है, सोने का है, आपके पास तांबे का है, एल्यूमिनियम का है, अलग अलग है अगर, तो उसकी तुलना आप नहीं कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक सेम लंबाई का या सेम मोटाई का तार ले लीजिए, एक सोने का ले लीजिए, एक ठो चांदी का ले लीजिए, तो अलग अलग हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत से कारकों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे इसका जो फिनोमिना है इसको ऐसे कह सकते हो कि विभिन्न विभिन्न, ठीक है, पदार्थों के जो प्रतिरोध होते हैं या विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो धातुओं के तार होते हैं उनके प्रतिरोध विभिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। यानी अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अब जो चौथा पॉइंट लिखा जाता है उसको बोला जाता है तापमान पर। किस पर? ताप पर, ठीक है। हमारा जो प्रतिरोध होता है ताप पर भी निर्भर करता है। तो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है वो देखते हैं। बेसिकली बात यह है कि जो अगर हम यहाँ पर सिंपल भाषा में कहें, एक शब्दों में या एक लाइन में लिखना चाहें, तो जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो भी क्या होता है? समानुपाती होता है किसके? रेजिस्टेंस के। यानी ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वहां पर धारा का मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर भी क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आपके घरों में क्या हो जाता है? कभी कभी वायर जल जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, दैट्स द रीजन देयर, ठीक है ना। तो इसका कारण वहां पर, इसका रीजन यही होता है कि क्या होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और वो वायर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपने समझा, ठीक है। अब एक चीज और समझना है, जब भी हम बात कर रहे थे कि तार की प्रकृति पर, तो वहां पर क्या किया जाए, अगर हम ऐसा वायर लें जिसकी जो लेंथ हो वो भी उसको भी एकांक कर दे, यानी यूनिट कर दे, और जो उसकी क्षेत्रफल हो, ठीक है ना, यानी लंबाई और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्षेत्रफल हो, दोनों को यूनिट कर दे, ठीक है। तो यूनिट कर देंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ ऐसे लिखेंगे, यदि a बराबर 1 तथा l बराबर भी क्या हो? 1 हो, यानी l और a 1 होने का मतलब क्या हुआ कि उसका क्षेत्रफल और लंबाई दोनों क्या है? समान है। तो क्या होगा? वहां पर मिल गया आएगा आपको रो बराबर आर के, ठीक है ना। यानी यही जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके प्रतिरोध के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ रहा होगा अब तक बढ़िया से। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट्स भी बेहतर तरीके से बनाते रहिएगा, ठीक है। और अब हम अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के साथ आने का प्रयास करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और कुछ और बढ़िया बढ़िया टॉपिक, जैसे उसका संयोजन होता है श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम जिसको बोला जाता है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।